जय हिंद दोस्तों। एमपीपीएससी प्री 2020 को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हम टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। एमपी की जो सर्वश्रेष्ठ कोचिंग है उन कोचिंगों के जो टेस्ट सीरीज आपको करवाए जाएंगे यहाँ पर अलग अलग कोचिंगों के। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप पूरा टेस्ट देखें और आप बताएं लास्ट में कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज है दोस्तों एक नए सिलेबस के अनुसार होगी, जो अभी नया सिलेबस है उसके अनुसार ये टेस्ट सीरीज रहेगी। आपको लास्ट में बताना है कि आपके 100 में से कितने सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं और आपको हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से हुए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है कोल्डिहवा, बी है लोहरादेव, तीसरा है मेहरगढ़, चौथा है टोकवा। दोस्तों आपको सबको पता है यहाँ पर सी जो है मेहरगढ़ सही है। और मेहरगढ़ के बारे में आपको बता दूं कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती जहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले वो आपका मेहरगढ़ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दूसरा है आपका कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कि कहाँ से है दोस्तों। अजंता में है या बादामी में है या बाघ में है या एलोरा में है। तो दोस्तों आपको पता है इसका अगर आपका ऑप्शन अगर आप ए लगाते हो तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ये कहाँ पर है, अजंता में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला में यानी कि पश्चिमी घाट रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला जिसका विकास 200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक बुद्ध और उनकी जातक कहानियों का प्रदर्शन भी यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अजंता गुफा के बारे में आपको महत्वपूर्ण बातें बताई दी है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो दोस्तों आपको पता है ये हड़प्पा का जो बंदरगाह है सबको पता होगा। पहला ऑप्शन सिकंदरिया, दूसरा है लोथल, तीसरा है महास्थानगढ़, चौथा है नागपट्टनम। तो दोस्तों यहाँ जो आपका आंसर है वो है आपका लोथल। ठीक है, तो ये कौन सा है, हड़प्पा का बंदरगाह है, लोथल गुजरात में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो गैर आर्य थी क्यों थी वो गैर आर्य। पहला है वह नगरी सभ्यता थी या इसकी अपनी लिपि थी या उसकी खेती अर्थव्यवस्था थी या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो दोस्तों इसका जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, वो क्या थी, नगरी सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। ठीक है, तो कौन सा आर्य जो है ईरान से आर्यों के आने की सूचना देता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका पांचवा आपको पता ही होगा। यहाँ पर पहला है मानसेरा, दूसरा है शाहबाजगढ़ी और तीसरा है बोगजकोई और चौथा है जूनागढ़। तो दोस्तों यहाँ अगर आप बोगजकोई लगाते हो तो बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आपको बता दूँ मध्य एशिया यानी कि सीरिया में स्थित एक प्राचीनतम नगर वहाँ के अभिलेखों से आर्यों की जानकारी मिलती है, यही आपका है बोगजकोई अभिलेख। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है आपके समक्ष, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों आपको पता है मौर्य द्वारा, नंद द्वारा, गुप्त द्वारा या लिच्छवी द्वारा। तो आपको पता है लिच्छवी का जो गणतंत्र है यानी कि 6 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। 6 का डी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, लिच्छवी जो गणतंत्र है ये पहला गणतंत्र है। आगे बात करते हैं दोस्तों, सातवां क्वेश्चन आप बात करेंगे तो किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो जूनागढ़ में या भीतरी में या नासिक में या सांची में। तो आपको सातवें का आंसर देना है दोस्तों। आपको पता है इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जूनागढ़। यानी कि रुद्रदामन फर्स्ट के जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन फर्स्ट द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत आदि का विवरण भी मिलता है, आपको पता होगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। पहला है श्रीमुख, फिर है खारवेल, फिर है गौतमीपुत्र सातकर्णी, फिर है वासुदेव। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आठवें का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नौवा जो है आपका नौवा क्वेश्चन आपके समक्ष है। नौवे क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर कुछ किताबें दे रखी है, उनके सामने उनके लेखक दे रखे हैं। पहला है मेघदूत के लेखक कालिदास हैं, बिल्कुल सही बात। आपको असत्य बताना है, असत्य कौन सा था। मेघदूत के लेखक तो कालिदास ही है, बिल्कुल सही बात है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है, बिल्कुल सही बात है। और प्रियदर्शिका के लेखक हर्ष ही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ब्रह्म सिद्धांत दोस्तों ये किसने दिया है, ब्रह्मगुप्त ने दिया है। यहाँ पर नागभट्ट लिख दिया है, इनकी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वां क्वेश्चन जो है 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने करी थी। पहला है धर्मपाल, फिर है गोपाल, फिर है देवपाल, फिर है महिपाल। तो दोस्तों आपको पता होगा कि विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है बंगाल के किस शासक ने की थी, तो वो करी थी धर्मपाल ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अघन्या शब्द संदर्भित हैं, तो ये किससे संबंधित, पुजारी के लिए हैं या स्त्री के लिए हैं या गाय के लिए या ब्राह्मण के लिए। दोस्तों आपको पता होगा 11 का सी जो है यहाँ पर से हो जाएगा गाय के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। ठीक है, ये मिलिंदपन्हो जो है ग्रंथ किससे संबंधित, डायोडोरस द्वितीय से है या डेमेस्ट्रियस से है या मिनांडर से है तो दोस्तों, या फिर स्ट्रेटो प्रथम से। तो दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पर 12वें का जो है अगर आप सी है तो बिल्कुल सही है, मिनांडर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन है। और 13वां क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर किस राजवंश का शासन था। सबको पता होगा दोस्तों। तो 13वां का आंसर आपको यहाँ पता हो गया होगा। लेकिन पहला है नंदवंश, दूसरा है मौर्य, तीसरा शुंगवंश, चौथा हर्यक वंश। तो पहला आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा, नंदवंश। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है आपका
14 है कि कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, तो कौन सा था दोस्तों, सबको पता है ये। पहला है चोल, फिर है राष्ट्रकूट, तीसरा है चालुक्य और चौथा है आपका पल्लव। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए वाला चोल। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपका, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी। दोस्तों आपको याद होना चाहिए, सभी जो 16 महाजनपद उनकी सभी की राजधानी पता होना चाहिए। तो 15 का जो आंसर है दोस्तों, यहाँ पर चेदी जो है इसकी राजधानी आप बता सकते हैं इंद्रप्रस्थ है या शक्तिमती है या कुशीनगर या मिथिला है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, शक्तिमती। ठीक है, और आपको और भी पता होना चाहिए, कुरु जो है इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताएंगे, आप कोशिश करेंगे आंसर देने की। ठीक है, और लास्ट में जरूर बताएं आपके कितने सही है। दोस्तों 16 है, लोथल के उत्खननकर्ता का नाम क्या है। तो लोथल के उत्खननकर्ता का नाम बताना है दोस्तों आपको। यहाँ पर पहला है दयाराम साहनी, फिर रंगनाथ राव है, फिर जगदत्त शर्मा है, फिर SR राव है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 16 का डी। अगर आपका है तो बिल्कुल सही है, SR राव जो है ये लोथल के उत्खननकर्ता थे। अगर आपको बताओ दोस्तों, यहाँ पर दयाराम साहनी जो हड़प्पा से संबंधित थे और जगदत्त शर्मा जो है रोपण से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है 17वां, गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसका ऑप्शन है पहला हिंद रोमन, दूसरा हिंद यूनानी, तीसरा हिंद इस्लामिक और चौथा है हिंद चीनी। दोस्तों यहाँ पर अगर आपका आंसर अगर बी है ना, 17 का अगर बी है तो बिल्कुल सही है, हिंद यूनानी इसका आंसर होगा। अगला है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। आपको बताना है, समाधि मरण जो होता है इसको संथारा भी बोलते हैं, समाधि मरण को संथारा भी बोलते हैं। तो ये संथारा जो है ये पत्ती किस दर्शन से संबंधित, दोस्तों आपको पता है संथारा पत्ती जैन दर्शन से संबंधित है। ठीक है, आपको पता है होना ही चाहिए। और योग दर्शन आपको पता है पतंजलि से संबंधित है और लोकायत दर्शन चावार्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19वें की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजवंश के शासकों के लिए देवपुत्र की उपाधि प्रयुक्त की गई थी। दोस्तों आपको बताना है कि देवपुत्र किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों पहला है यहाँ पर शक क्षत्रप, दूसरा है कुषाण, तीसरा है शुंग और चौथा है गुप्त। तो दोस्तों अगर 19 का आपका बी है कुषाण तो बिल्कुल सही है, कुषाण राजवंश के शासकों के लिए देवपुत्र की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपका, स्वप्नवासवदता के लेखक कौन है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार पूछी जाती है, स्वप्नवासवदता के लेखक कौन है। दोस्तों यहाँ पर पहला है कालिदास, दूसरे हैं भास, तीसरा है भगवती, चौथे हैं राजशेखर। दोस्तों आपको पता होगा विश्व का जो यहाँ पर आंसर है वो है आपका भास। ठीक है, भास बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता है भास जो है स्वप्नवास द्वारा भास ने स्वप्नवासवदता लिखी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 21वें क्वेश्चन का आंसर देना आपको कि किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है। पहला है विनय पिटक, फिर है जातक कथाएं, फिर है अभिधम पिटक, फिर है सूत पिटक। ठीक है दोस्तों, तो आपको 21 का जो आंसर है अगर आप डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है दोस्तों, सूत पिटक। ठीक है, सूत पिटक में क्या था, बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित थे, ये आपको पता होना चाहिए। और विनय पिटक में क्या था दोस्तों, तो बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम जो हैं वो विनय पिटक में थे। और बुद्ध के उपदेशों व सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या आपके अभिधम पिटक में है। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर अगला जो आपका अगला क्वेश्चन आपका 22वां कि किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे उसमें सूरा का प्रयोग किस में होता था दोस्तों। तो 22 का यहाँ पर आप बताएंगे राजसूय में या पुत्रेष्ठी में या सोत्रामणि में या अश्वमेघ में। तो अगर 22वां का अगर आपका आंसर सी है सोत्रामणि तो बिल्कुल सही है दोस्तों, कि वहाँ पर यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का उपयोग सोत्रामणि में किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 23वां कि बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ है। तो बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास आपको बताना है अशोक के समय हुआ या कालाशोक के समय हुआ या कनिष्क के समय हुआ या सतकर्णी के समय हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर अगर 23वां का आप सी लगाते हो कनिष्क तो बिल्कुल सही है, कनिष्क के समय ही महायान पंथ का विकास किया गया था। आपको पता है महायान पंथ भी 2 भागों में बढ़ गया था, फिर विज्ञानवाद और शून्यवाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 24वां क्वेश्चन है कि कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था। ठीक है, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन से क्या संबंध था आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर पहला है सारथी था क्या, घोड़ा था क्या, नौकर था क्या, रथ था, क्या था, कंथक कौन था। तो दोस्तों आपको बताना है 24 का अगर आपका बी यानी कि अगर घोड़ा है तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ये घोड़ा था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध का सफ़ेद रंग का घोड़ा था ये और सभी महत्वपूर्ण घटनाओं में बुद्ध ने इसी से सवारी की थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 25वां क्वेश्चन है। 25वें क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे आप सभी। 25वां क्वेश्चन है कि अरबों द्वारा सिंध की विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना से सर्वप्रथम मिलता है। अरबों द्वारा सिंध की विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना से सर्वप्रथम मिलता है। तो पहला है तुगलकनामा, फिर है रहला, फिर है अखबार अलसिन बल हिंद, फिर है चचनामा। तो दोस्तों अगर 25 का आपका डी है तो बिल्कुल सही है चचनामा में। ठीक है, चचनामा इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब्दुल रज्जाक आपको पता होगा, लेकिन आपका पहला ऑप्शन देवराय प्रथम, दूसरा है देवराय द्वितीय, तीसरा है कृष्ण देवराय और चौथा है अच्युत राय। तो दोस्तों आपको बता दूं अगर 26वां का आपका बी है तो बिल्कुल सही है, देवराय द्वितीय के समय आया था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के समय शासनकाल में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 27वां क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था। तो दोस्तों 27वें के आपके यहाँ पर ऑप्शन है
बाबर हैं, फिर मोहम्मद बिन कासिम हैं, फिर मोहम्मद गोरी हैं, फिर मोहम्मद गजनवी। दोस्तों अगर 27वां का आपका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है, मोहम्मद बिन कासिम है ना। भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है दोस्तों, 27वां का बी आपका सही हो जाएगा। और मोहम्मद गजनवी के बारे में आप जानते हो, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। और मोहम्मद गोरी अफगान का सेनापति था, इसके बारे में आप जानते होंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, 28वां है, तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया था? तुर्कों ने दोस्तों किसको पराजित करा था, आपको याद होना चाहिए। तो पहला है यहाँ पर दाऊद, फिर है राजा हरदत्त, फिर है जयपाल और फिर है भीम प्रथम। तो दोस्तों अगर 28 का आपका सी है तो बिल्कुल सही है, 28 का सी यानी कि जयपाल इसका करेक्ट आंसर है। 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने हिंदू शासक जयपाल को पराजित किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिरदौस की रचना का नाम था, फिरदौस की रचना का नाम था किसका? शाहनामा, किताब उल हिंद, हुमायूंनामा, इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो 29 का अगर दोस्तों आपका ए है शाहनामा, बिल्कुल सही है। फिरदौस की रचना का नाम क्या था? शाहनामा था, ठीक है, याद रखना दोस्तों। और किताब उल हिंद ये अल-बरूनी की थी, और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम का था, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। 29 के बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 30वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 30वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो 30वें क्वेश्चन में ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर आपको निम्न में से कौन सा शासक इलबरी तुर्क नहीं था? तो इलबरी तुर्क नहीं था, आपको याद रखना है दोस्तों। 30वां, तो 30वां का है पहला इल्तुतमिश, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर बलबन, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो दोस्तों अगर 30वें का आपका आंसर बी है यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक है तो बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आपको 31वां क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेना नायक कौन था? तो दोस्तों पहला है आपका खिजर का, फिर है सिहाबुद्दीन उमर, फिर है मलिक काफूर, फिर है अली गुरशारूफ। तो दोस्तों 31 में अगर आपका आंसर अगर 31 में सी है तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर मलिक काफूर जो आपका सही आंसर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दीवान रियासत का कार्य था। तो दीवान रियासत का कार्य दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण, फिर है सैनिक भर्ती का कार्य, फिर व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण, फिर है सत्ता संचालन का कार्य। दोस्तों अगर 32 का आपका सी है तो बिल्कुल सही है, व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 32 क्वेश्चन हो चुके हैं। 32 क्वेश्चन के बाद आप बिल्कुल करते रहें और लगा दे रहे हैं आपके कौन सा सही है। 33वां क्वेश्चन है, आमुक्त माल्यमत किस शासक की रचना थी? देवराय प्रथम की थी, नरसिंह तुलव की थी, विरूपाक्ष या कृष्णदेवराय की थी? दोस्तों आपको सबको पता होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृष्णदेवराय की रचना थी आमुक्त माल्या। तो आप यहाँ पर आप स्पष्ट कर लेंगे यहाँ पर कृष्णदेवराय। फिर ये टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेक दिल्ली कौन लाया था? तो ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर 34वां का आंसर आप देंगे, अलाउद्दीन खिलजी लाया था, फिरोज शाह तुगलक लाया था, मोहम्मद गोरी लाया था या सिकंदर लोदी लाया था? अगर 34वां आपका बी है यानी कि फिरोज शाह तुगलक है तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला 35वां है, कौन सूफी संत महमूब ए इलाही कहलाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। पहला है इसका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर है बाबा फरीद, फिर है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फिर है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो दोस्तों अगर 35 का आपका डी है तो बिल्कुल सही है, शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। कौन सूफी संत महमूब इलाही कहलाता था? वो शेख निजामुद्दीन औलिया कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 36वां क्वेश्चन है आपका। 36वें क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे आप सभी, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है कि शेरशाह के शासनकाल में गांव के प्रशासन के लिए कौन के लिए अधिकारी था? तो शेरशाह के शासनकाल में गांव के प्रशासन के लिए अधिकारी था तो कौन था दोस्तों? मुकद्दम था या सिकदार था या सूबेदार था, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर 36 का आपका डी है यानी कि दोस्तों यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, 36 में इनमें कोई नहीं है। आपको बता दो दोस्तों, मैं यहाँ पर 36 का जो है यहाँ पर शेरशाह के प्रशासन में सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, और ग्राम प्रशासन का प्रमुख मुखिया जो होता था वो मुखिया ही होता था, ठीक है। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, और यहाँ उसका प्रमुख जो होता था वो मुखिया कहलाता था। यहाँ पर वो नाम नहीं था, इसलिए आप याद रखेंगे ग्राम था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 37वां क्वेश्चन है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का शैली का उदाहरण है? ए लोधी का मकबरा, बी है कुतुब मीनार, सी है हुमायूं का मकबरा, फिर है डी लाल किला। तो दोस्तों अगर 37 का आपका यहाँ पर सी है हुमायूं का मकबरा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धर्मठ का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? दोस्तों पहला है बाबर तथा अफगान, फिर है अहमद शाह दुरारी तथा मराठा, फिर औरंगजेब तथा दारा शिकोह, फिर गोरी तथा जयचंद। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो अगर 38 का आपका 38 का दोस्तों अगर सी है तो बिल्कुल सही है, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य धर्मठ का युद्ध लड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। धर्मठ का युद्ध 1658 में लड़ा गया था, ठीक है। और ये उत्तराधिकारी के लिए शाहजहां के सबसे प्रिय एवं सबसे बड़े बेटे द्वारा दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका 39वां क्वेश्चन है दोस्तों, याद से ध्यान से करना है आपको और सही आंसर बताना है। 39वां है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? ठीक है, पुनः किसके शासनकाल में लगाया गया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या हुमायूं? तो दोस्तों आपको पता होगा कि 39 का यहाँ पर डी है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जजिया कर की शुरुआत का प्रारंभिक साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम से मिलता था, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। और अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 39 का डी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 40,
ठीक है। 40वें की बात करते हैं, तो 40वें की बात करते हैं दोस्तों, यह 40वां है, शिवाजी के समय सर ए नौबत का पद संबंध था। तो 40वें के समय आपको बताना है यहाँ पर सर ए नौबत का पद किससे, तो ए है आपका वित्तीय शासन प्रशासन से, न्यायिक प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से या सैन्य प्रशासन। अगर 40 का दोस्तों आपका डी है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, सैन्य प्रशासन से। ठीक है, सर ए नौबत किससे, सैन्य प्रशासन से संबंधित था। आगे बढ़ते दोस्तों, 41वां क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है अहर, फिर विश्वास, फिर सुबह और फिर सरकार। तो 41 का अगर दोस्तों आपका डी है तो बिल्कुल सही है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था, सरकार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 42 का जो है अगर आप देखेंगे, पहला बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी, फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण गुलरुखी आपको पता होगा ही सही, तो 42 का आप देखेंगे यहाँ पर बी सिकंदर लोदी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन समक्ष, ठीक है, कंबोडिया के किस शासक ने ओंकारवाट का मंदिर बनवाया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहला है अनंत वर्मन, फिर है सूर्यवर्मन फर्स्ट, फिर सूर्यवर्मन सेकंड, फिर है चंद्रवर्मन। अगर 43 का दोस्तों आपका डी है तो बिल्कुल करेक्ट है चंद्रवर्मन। ठीक है, 43 का डी, तो याद रखेंगे दोस्तों ये चंद्रवर्मन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका हो गया 43 का डी, फिर आगे बढ़ते हैं 44 की बात करते हैं कि 12 खंबा का निर्माण कार्य किसने करवाया था। तो दोस्तों यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक, फिर इब्राहिम लोदी, फिर सिकंदर लोदी या फिरोज शाह लोदी। तो 44 में यहाँ पर आप देखें 44 का ए अगर है, 12 खंबा का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आगे बढ़ते दोस्तों, 45वां क्वेश्चन है, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है। तो खजुराहो का स्मारक दोस्तों आपको बताना है, तो यहाँ पर पहला है आपका चंदेल, फिर मुगल है, फिर परमार और फिर सिंह। सबको पता है दोस्तों ये ऑप्शन, यह इसका हो जाएगा, खजुराहो जो है चंदेल से संबंधित है। ठीक है, 45 का ए हो जाएगा। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल शासकों द्वारा किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, 46वां क्वेश्चन है, गोलकुंडा के राजा कहलाते थे। गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे दोस्तों आपको बताना है, कुतुब शाही कहलाते थे या निजाम शाही कहलाते थे, आदिल शाही कहलाते थे या इमाद शाही कहलाते थे। तो 46 का अगर आपने सही से पढ़ा होगा, 46 का आपका पहला ही हो जाएगा कुतुब शाही। गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे, कुतुब शाही। अगला है, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये लड़ाई के संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष, 1764, 1526, 1540 या 1857। दोस्तों आपको बताना है 47 का आंसर अगर आपका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है 1540। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 47 के बाद में 48 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि किसे दी थी। तो पहला है आपका उस्ताद मंसूर, फिर है अबुल हसन, फिर है बिसनदास, फिर है मनोहर। दोस्तों अगर 48 का आपका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है, 48 का अगर ए है आपका बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर उस्ताद मंसूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। सबको पता है दोस्तों, पहला है शंकराचार्य, फिर है रामानंद, फिर है कबीर, फिर है चैतन्य। तो दोस्तों अगर 49 का आपका अगर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है, शंकराचार्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मत विलास प्रहसन की रचना किस शासक ने की थी। पहला है सी विष्णु, फिर है नरसिंह वर्मन सेकेंड, फिर है महेंद्र वर्मन, फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर 50 का आपका अगर सी है तो बिल्कुल सही है, 50 का सी है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट हैं। फिर अगले बात करते हैं दोस्तों, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है। दोस्तों 51 की बात करते हैं तो यहाँ पर चोल हैं, चेर हैं, पांड्य और राष्ट्रकूट है। दोस्तों अगर 51 का आपका ए है तो बिल्कुल सही है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है, चोल वंश से संबंधित है। 52वां क्वेश्चन है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट किसके समकालीन थी। तो दोस्तों जहांगीर की, शाहजहां की, अकबर की या औरंगजेब की। तो 52 का आपको बताना है, तो 52 का अगर दोस्तों आपका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है, अकबर के समकालीन थी। ठीक है, 52 का सी हो जाएगा। अगला है 53, पालखेड़ का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों आपको बताना है पालखेड़ का जो युद्ध है वो कब हुआ था, आपको सही से बताना है। ठीक है, ये आपका 53वां क्वेश्चन है। तो पालखेड़ का युद्ध कब हुआ था, 1728 में, 1720 में, 1721 में या 1724 में। ठीक है, तो 53 का आपको आंसर देना, 53 का ए आपका 1728 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते दोस्तों। मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में हुए। तो इल्तुतमिश के समय हुए, बलबन के समय हुए, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए, जलालुद्दीन फिरोज के समय हुए। तो आपको बताना है 54 का सी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आपको पता होगा कि मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए हैं, और अलाउद्दीन खिलजी का समय काल 1296 से 1316 ईस्वी के समय 6 मंगोल आक्रमण हुए थे, और हर बार मंगोलों को पराजित भी किया था इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। 55वां क्वेश्चन है आपके लिए कि आल्हाकंड किस युद्ध से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है महोबा का युद्ध, फिर है चंदावर का युद्ध, फिर तराइन का प्रथम युद्ध, फिर ये तराइन का द्वितीय युद्ध। यानी दोस्तों 55 का आपका ए है महोबा का युद्ध, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, 55 का आपका पहला हो जाएगा महोबा का युद्ध से संबंधित। याद रखना दोस्तों, ये महोबा का युद्ध था। ठीक है दोस्तों, जगनिक द्वारा लिखित एक वीर रस प्रधान काव्य है जिसमें आल्हा और उदल की लड़ाइयों का वर्णन है, इसे बोलते हैं आल्हाखंड। ठीक है दोस्तों, तो 55 हो गया है। 55 से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 56वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है 700, एक मिनट दोस्तों वापस नीचे करते हैं।
आपका एक क्वेश्चन है कि 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? मिहिर भोज ने बनवाया था, या नागभट्ट ने प्रथम बनाया था, या नागभट्ट द्वितीय ने बनवाया था, या भीमदेव ने बनाया था? तो दोस्तों अगर 56 का आपका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है, नागभट्ट द्वितीय ने बनाया था। तो 725 ईस्वी में जुनैद की अरब सेना ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था और गुज्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज, ठीक है, के उत्तराधिकारी थे नागभट्ट द्वितीय ने, आप देखेंगे, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 57वां, चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? कश्मीर के, सिंध के, गुजरात के, राजस्थान के? तो 57 का अगर दोस्तों आपका बी है, बिल्कुल सही है, चचनामा जो है सिंध के इतिहास से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 58वां क्वेश्चन है, दीन है इलाही धर्म कब चलाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 58वां क्वेश्चन, दीन है इलाही धर्म कब चलाया गया था? तो 58 का आंसर आपका अगर डी है दोस्तों, तो यहाँ पर आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। डी इसका सही हो जाए। पहला आपका 1570, फिर 1575, फिर 1583, लेकिन इसका सही आंसर है 1582। 58 का आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म 1582 में अकबर द्वारा चलाया गया था, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला जाता था। ठीक है, इस धर्म को अपनाने वाला प्रथम हिंदू बिरबल था, आपको ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 59वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। पहला है अलीवर्दी खां, फिर है सिराजुद्दौला, फिर है मीर जाफर, फिर है मीर कासिम। तो दोस्तों 59 का अगर आपका डी है मीर कासिम, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? दोस्तों आपको सब पता होना चाहिए कि किसने कहाँ पर पहले कारखाना स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डचों ने, या अंग्रेजों ने, या फ्रांसीसियों ने, या पुर्तगालियों ने। याद रखना, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम, सूरत में किसने किया दोस्तों आपको पता होगा। तो यहाँ पर आपका अगर बी है, अंग्रेजों ने। ठीक है, सूरत में अंग्रेजों ने। तो आपको पता होगा दोस्तों, पुर्तगालियों ने कोचीन में किया था। ठीक है, डचों ने मसूलीपट्टनम में किया था, अंग्रेजों ने सूरत में किया था, और फ्रांसीसियों ने भी सूरत में किया था पहला कारखाना। याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब 61वां क्वेश्चन है, इसे दोस्तों कोशिश है बिल्कुल आपका आंसर जो है मैं सही दूंगा, लेकिन बाय चांस कभी गलत हो जाए तो आप कमेंट जरूर कर दें कि सर इसका आंसर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 61वें क्वेश्चन पे आते हैं। 61वां क्वेश्चन है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? पहले ग्वालियर के सिंधिया, फिर हैदराबाद के निज़ाम, फिर नागपुर के भोंसले, फिर बड़ौदा के गायकवाड़। तो 61वें क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों आपको। 61वें का आपका हो जाएगा पहला ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम, या नागपुर के भोंसले, या बड़ौदा के नायगढ़। दोस्तों तो यहाँ पर हैदराबाद के निज़ाम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपका ये है तो बिल्कुल सही, 61 का भी हो जाएगा। ठीक है, नागपुर के भोंसले थे, ग्वालियर के सिंधिया थे, और हैदराबाद के निज़ाम थे, आपको ये पता होना चाहिए। तो सहायक संधि व्यवस्था जो है ये दोस्तों हैदराबाद के निज़ाम स्वीकार करने वाले प्रथम थे। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ, या ग्रामीण समुदायों के साथ, या मुकदमों के साथ, या किसानों के साथ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 62वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता होना ही चाहिए। तो 62 का दोस्तों आपका हो जाएगा ए, जमींदारों के साथ। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक है, उसी प्रकार से रेतवाड़ी व्यवस्था वो दोस्तों किसानों के साथ ही की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 63वां क्वेश्चन है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। वी ए स्मिथ, पी रॉबर्ट्स, या वी डी सावरकर, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों आपको पता है 63 का आंसर सबको पता होगा, वी डी सावरकर ने दिया है। ठीक है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम भी वी डी सावरकर ने दिया था, ये आपको पता होना ही चाहिए। 63 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 64वां क्वेश्चन, आपको आंसर देना है। 64वां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्न में से कौन सा विप्लव हुआ? तो आपको बताना दोस्तों कौन सा विप्लव हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला पाबना विद्रोह, फिर सन्यासी विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर संताल विद्रोह। ठीक है दोस्तों, तो 64वें का आपको आंसर देना है। तो 64वें का जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 64 का सी। ठीक है, नील विद्रोह। ठीक है, नील विद्रोह यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 64 का सी हो गया। फिर 65वां, निम्न संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन बताना है दोस्तों आपको। तो 65वां जो है इसका है आपका आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, और प्रार्थना समाज। तो दोस्तों 65 का जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आर्य समाज। ठीक है, शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। आपको ये बताना चाहिए आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, और प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर किस पर दिया गया? बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर, या तकनीकी शिक्षा पर? तो दोस्तों 66 का आपका अगर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल सही है, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। ठीक है, 66 का सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका 67 की बात करते हैं। 67 का, तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष ने, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने, एस.एन. बनर्जी ने, या शिशिर कुमार घोष ने? दोस्तों अगर 67 का क्वेश्चन आंसर आपका डी है, बिल्कुल सही है, शिशिर कुमार घोष इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की इन्होंने स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 68वां, पूना पैक्ट संबंधित था। तो पूना पैक्ट किससे संबंधित था दोस्तों? तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 68 का, दलित वर्ग से, या हिंदू मुस्लिम एकता से, या संवैधानिक प्रगति से, या शैक्षिक सुधार से? तो दोस्तों 68 का अगर आपका ए है तो बिल्कुल सही है, दलित वर्ग से संबंधित। पूना पैक्ट जो है दलित वर्ग से संबंधित था। अगला है
ये आपका हो गया 68वां का ए हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे हैं भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य से हुआ? आपको बताना है भूदान आंदोलन का प्रारंभ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69वां, तो 69वें क्वेश्चन में आप पहला है आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश। अगर आपका 69वें का ए है तो बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश का सही होगा। ठीक है, भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 1951 में विनोबा भावे के नेतृत्व में शुरू हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जिसमें जमींदारों को अपनी भूमि का स्वैच्छिक दान करना होता था। 70वां क्वेश्चन है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो दोस्तों आपको बताना है 70वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। तो द्वैध शासन प्रणाली या सांप्रदायिक प्रतिनिधि या संघीय व्यवस्था या प्रांतीय स्वायत्ता। दोस्तों 70 का अगर आपका बी है तो बिल्कुल सही है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 70 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 71वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 71वां क्वेश्चन है स्क्रीन पर, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? दोस्तों 71वां क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर बंगाल विभाजन या होम रूल आंदोलन या असहयोग आंदोलन या साइमन कमीशन की भारत यात्रा। तो दोस्तों अगर 71वें क्वेश्चन का आपने ए दिया है बंगाल विभाजन तो बिल्कुल सही है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार जो है बंगाल विभाजन के समय शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था बाल गंगाधर तिलक था, महात्मा गांधी ने, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय ने, या CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने, या सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने? दोस्तों आपको सबको पता होगा कि यहाँ पर 72 का जो आंसर है वो सी होगा, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। अगला है 73 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? दोस्तों आपको बताना 73 का लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने। तो 73 का बताना है दोस्तों। तो 73 का अगर आपका डी है तो बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था, आपको पता होना चाहिए। और लॉर्ड लिटन जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित कर देशी भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था, किसने? लॉर्ड लिटन ने। और वहीं लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में रद्द कर दिया था। ठीक है, तो लाया कौन था? लॉर्ड लिटन, और हटाया किसने? लॉर्ड रिपन ने। ये आपको पता होना चाहिए। और भारत में स्वशासन का जनक भी इसे ही कहा जाता है लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिपन को कहा जाता है भारत में स्वशासन का जनक, आपको पता होना चाहिए। 74वां क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट या रास बिहारी बोस। 274वां का अगर आपका ए है तो बिल्कुल सही है, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। 75वां है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? बुद्धो भगत ने, सुरगा ने, सिगरा में, या जतरा भगत ने? तो 75 का अगर दोस्तों आपका ए है तो बिल्कुल सही है, बुद्धो भगत ने किया था। ठीक है, 75 का क्या हो जाएगा? कोल विद्रोह, जो कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में, और इसके प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत। ठीक है दोस्तों, और क्या कारण से? जमींदारों व ठेकेदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाना था, इस वजह से हुआ था। ठीक है, 76वां क्वेश्चन है दोस्तों, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, या BR सिंधे? तो आपको बताना है दोस्तों 76वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। तो 76 का अगर आपका सी है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे। ठीक है, 76 का सी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 77वां है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? रेगुलेशन एक्ट 1773, या चार्टर एक्ट 1813, या चार्टर एक्ट 1833, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? ये आपको पता होना ही चाहिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 77 का हो जाएगा आपका बी, चार्टर एक्ट 1800 क्या हो जाएगा? 13। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 77 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत कम क्वेश्चन रहे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। ये इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, 78वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? आपको बताना है कौन सी रियासत से जो थी दोस्तों सबसे बड़ी थी। तो यहाँ पर पहला हैदराबाद, फिर कोचीन है, फिर त्रावणकोर है, फिर गुजरात है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें से बताना है कौन सी सही है। तो यहाँ पर 78 का अगर ए है, 78 का अगर आपका ए है हैदराबाद, बिल्कुल सबसे बड़ी थी। ठीक है, 78 का ए। स्वतंत्रता से पूर्व भारत लगभग 550 देशी रियासतों में बटा था, जिसमें सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद थी, जिसे बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पुलिस बल के माध्यम से मिलाया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर 69 का है आपका दोस्तों कि स्ट्रेसी आयोग किसके काल में गठित किया गया था? लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, या लॉर्ड लिटन के? तो 69 का अगर आप 79वें का आप देंगे तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी, लॉर्ड लिटन इसका सही है। 80वां क्वेश्चन है फारसी भाषा में मीरात उल अखबार किसने निकाला था? तो फारसी भाषा में किसने निकाला दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो दोस्तों इसका आंसर अगर आप देते हो सी तो बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार निकाला। ठीक है, 80 का सी। आगे बढ़ते हैं। 81वां क्वेश्चन है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ला ने, मजहर उल हक ने, या कृष्ण सहाय ने? दोस्तों सबको पता होगा 81 का अगर बी है राजकुमार शुक्ला तो बिल्कुल सही है। चंपारण में गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आमंत्रित किया था, और राजेंद्र प्रसाद जी भी चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में गांधी जी के साथ थे, याद रखेंगे। 82वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है हैदर अली, फिर टीपू सुल्तान, फिर वाजिद अली शाह, या फिर कुली कुतुब शाह? दोस्तों यहाँ पर अगर 82 का आपका अगर बी है टीपू सुल्तान तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 83वां क्वेश्चन बहुत कम रह गए दोस्तों। 83वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
1300 क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? पहला है अशोक मेहता, फिर लाला लाजपत राय, फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिर बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों 83 का आप यहाँ देखेंगे, अगर 83 का आपका बी है तो बिल्कुल सही है, लाला लाजपत राय ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी थी। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पहला यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना, फिर CP रामास्वामी अय्यर, फिर है BN शर्मा, फिर है शंकरन नायर। तो दोस्तों 84 का अगर आपका डी है तो बिल्कुल सही है, शंकरन नायर ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, फिर है चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? दोस्तों 27 फरवरी 1931, फिर 11 फरवरी 1931, फिर 13 अप्रैल 1931 या 14 अगस्त 1931। तो दोस्तों यहाँ पर 85 का अगर आपका ए है तो बिल्कुल सही है, 27 फरवरी 1931 आपको पता होना चाहिए। 85 का जो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वो ए। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। स्थान आपको बताइए अलीराजपुर, जिला भभरा गाँव जो भभरा गांव है। ठीक है, और अंग्रेजों ने आज़ाद को अल्फ्रेड पार्क यानी कि इलाहाबाद में चारों ओर से घेर लिया था। तो आज़ाद ने अंग्रेजों से लोहा लिया और खुद ही 27 फरवरी 1931 के दिन अपने पिस्तौल से खुद के कनपट्टी पर गोली मारकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 86वां क्वेश्चन है आपका। 86वें क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों 86वें क्वेश्चन में सुबोध बनर्जी, BP फाड़िया, लाला लाजपत राय या भारत भूषण पांडे। तो दोस्तों देखते हैं, तो 86 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा BP फाड़िया। फिर एक गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो 87वें का दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा अधिनियम 6 है या अधिनियम 5 है या अधिनियम 8 है या अधिनियम 3 है। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर कि गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? तो दोस्तों 87 का अगर यहाँ पर आप बी लगाते हो अधिनियम 5वां तो बिल्कुल सही है। फिर निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? पहला है रामकृष्ण परमहंस, फिर है श्री अरविंदो, फिर है महर्षि महेश, फिर है महर्षि रमन। तो दोस्तों 88 का अगर आप यहाँ पर ए लगाते हो बिल्कुल सही है, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, इनमें से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? रामकृष्ण परमहंस आपको पता ही होगा, स्वामी विवेकानंद के गुरु भी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 89वां आंसर है क्वेश्चन है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने, मधुसूदन दत्ता ने, सुरेंद्रनाथ टैगोर ने और मदन मोहन ताराकालंका ने। दोस्तों यहाँ पर अगर 89 का आंसर अगर आप देते हो और अगर ए देते हो तो बिल्कुल सही है, हेनरी। दोस्तों यहाँ पर हेनरी विवियन डेरोजियो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 90वां क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? अकाट में, बड़ौदा में, कुर्ग में या हैदराबाद में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 90 का आप देखेंगे बी बड़ौदा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1946 के तेभागा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से या ओडिशा से या केरला से या पश्चिम बंगाल से? तो दोस्तों 91 का अगर आपका, ठीक है, 91 का अगर आपका डी है तो तेभागा पश्चिम बंगाल से संबंधित था। याद रखना है, तेभागा आंदोलन जो कि 1946 में हुआ था और बंगाल किसान सभा के नेतृत्व में शुरू हुआ था और इस आंदोलन के नेता कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह थे। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 92वां क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, फिर आचार्य विनोबा भावे, फिर दादू दयाल, फिर ज्योतिबा फुले। आप आंसर अपने हिसाब से देते रहें दोस्तों, आपका कौन सा है वो लास्ट में जरूर लिखें कि आपके कितने सही है। तो गुलामगिरी के जो लेखक हैं दोस्तों आप देखेंगे, गुलामगिरी के यहाँ पर लेखक जो है अगर डी है आपका बिल्कुल सही है, ज्योतिबा फुले। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, 92 का आपका डी हो गया है। फिर 93 की बात करते हैं, तो 93 की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर 93वां क्वेश्चन है आपके लिए कि 1935 के चुनाव के बाद 11वें में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेस मंत्री थे, वह कौन कौन से बताना है आपको। तो 93वां क्वेश्चन का अगर आपका आंसर बंगाल और पंजाब है, असम और केरल है, बंगाल और असम है, पंजाब और केरल, तो इसमें से सही कौन सा होगा दोस्तों? तो आपको बता दूं मैं कि 93 का अगर आपका ए है बंगाल और पंजाब, ठीक है, बंगाल और पंजाब। इसमें 35 के चुनाव के बाद, मतलब 1935 के चुनाव के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री थे, उसमें बंगाल और पंजाब में। फिर ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट, 1934 को, 35 को, 1946 को या 1940 को। तो 94 का आंसर अगर आपका दोस्तों 1934 है तो बिल्कुल करेक्ट है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। अगर आहे दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारतीय महिला प्रतिनिधि कौन थी? ठीक है, तो सरोजिनी नायडू थी या विजय लक्ष्मी पंडित थी या सुचित्रा कृपलानी थी या इनमें से कोई नहीं। तो 95 का दोस्तों अगर आपका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है, सरोजिनी नायडू ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारतीय महिला प्रतिनिधि थी। ठीक है, और तीनों सम्मेलन में किसने भाग लिया था आपको पता ही होगा। ठीक है, बताना मेरे को कमेंट में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 96 की बात करते हैं। वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में बगावत का कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार या INA के परीक्षण या नस्ली भेदभाव या उपरोक्त सभी। तो 96 का दोस्तों अगर आपका सी है नस्ली भेदभाव तो बिल्कुल करेक्ट है। और बढ़ते हैं दोस्तों आगे।
इसी प्रकार की अगर आपको टेस्ट सीरीज और भी चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताना दोस्तों। ये सिर्फ इतिहास से संबंधित थी, अब आगे ऐसे अन्य सब्जेक्ट से संबंध भी देंगे और पूरा भी ओवरऑल जो है पूरा आपके सिलेबस के अनुसार उस पर भी हम बनाएंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो जरूर कमेंट करके बताएं ताकि आगे भी हम लाते रहें इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 97वां, वर्ष 1899 में मित्र मेला की स्थापना के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी मित्र मेला की स्थापना? देसाई बंधु, सावरकर बंधु, चापेकर बंधु या बनर्जी बंधु? दोस्तों 97 का अगर आपका यहाँ पर बी है सावरकर बंधु तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अगला 97 का हो गया आपका बी। 98 की बात करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब और कहाँ की थी? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो 98 को यहाँ पर 1942 मलाया, 1943 मलाया, 1942 सिंगापुर या 1943 सिंगापुर? दोस्तों 98 का अगर आपका डी है तो बिल्कुल सही है 1943 सिंगापुर, ठीक है। ये आपका 98 का है। तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी, जिसे 23 अक्टूबर 1943 को जापान ने मान्यता दी थी। आपको पता होना चाहिए। अगला है ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य से। तो देखेंगे निदा फाजली, फिर गजानन माधव मुक्तिबोध, फिर हरिशंकर फरसाई, फिर है मैथिलीशरण गुप्त। दोस्तों 99 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। हिंदी के कवि भी हैं ये। कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? दोस्तों आपको बताना सेन, पाल, प्रतिहार या चालुक्य। तो दोस्तों अगर आपका अगर 100 का अगर पहला है सेन तो बिल्कुल सही है, ये सेन जो है ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार की और अपडेट मतलब ये पाने के लिए इसी प्रकार के अगर आपको और भी टेस्ट सीरीज चाहिए और टेस्ट चाहिए अलग अलग कोचिंगों चाहिए तो आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ें, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, ठीक है। और साथ ही साथ एक ये भी बताना कि कांग्रेस की ओर से गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था और किस सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार के फिर पाने के लिए इसी प्रकार के आप देखेंगे क्वेश्चन पाने के लिए टेस्ट सीरीज पाने के लिए आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है दोस्तों। 35 मिनट में ये पूरा हो गया है। जय हिंद, जय भारत।